टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एचपी टीजीटी का सीबीटी बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंडक्ट कराए हैं, उसमें जो 15 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसकी एचपी जीके और इंडिया जीके की जो वीडियो सोल्यूशन है वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। टीजीटी के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है टीजीटी मेडिकल के नाम से। उसमें जो है ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। सारी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। आपकी जो भी हमने 2 लेक्चर लिए हैं उनकी, प्लस जो 15 दिसंबर को फुल पेपर हुआ था ना, जो ओरिजिनल पेपर था, जिसमें आपको डाउट था कि सर ये क्वेश्चन ओरिजिनल है नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से हमने उठाए हैं ओरिजिनल पेपर से। उसकी क्योंकि आंसर की आ गई है तो पेपर जो है आउट हो गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने दिया है पेपर, तो वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। और इनका जो फुल पेपर है, पूरे जो वीडियोस है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्लस पूरे जो पेपर है 15, 16, 17 तीनों शिफ्टों के 9 पेपर हुए, 9 के 9 पेपर जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 15 का जो मैंने प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम ग्रुप में और अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके जो है वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी हिमाचल हिल स्टेट विच एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट वाज मोस्ट वाइडली फॉलोड फॉर द प्रिंसली स्टेट लाइक मंडी, बिलासपुर एंड चंबा। जो चंबा था आपका, मंडी था, बिलासपुर था, ठीक है, ये जो रियासतें थी इनके ऊपर जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो जो राज करती थी, अपनी प्रशासन व्यवस्था को बनाती थी, तो किसके तहत बनाती थी? तो ये बहुत सारे एक्ट लेके आते थे, ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज काम करती थी इनकी, जो उनमें से एक थी दैट इज़ सनद। ठीक है, सनद के थ्रू जो है कुछ एक एक्ट लेके आते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सनद के थ्रू जो है जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो क्या करते थे कि जो हमारी रियासतें हैं, जैसे मंडी रियासत होगी, बिलासपुर रियासत होगी, चंबा रियासत होगी, इनके राजाओं के ऊपर जो है कुछ एक एक्ट लेके आते थे जो कि लागू होते थे रियासतों के ऊपर डायरेक्ट। कुछ एक उनमें शर्तें होती थी, जैसे कभी भी अगर ब्रिटिश सेना का युद्ध हो गया किसी से, मोस्टली इंडिया में ही होता था, तो जो है आपको सिर्फ हमारा ही साथ देना है रियासतों को, ये उसमें लागू किया जाता था कि आपको हमारा साथ देना है, हमारे साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी है, ठीक है, इस तरीके की शर्तें दी जाती थी। तो ये सनद होती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड अबाउट 2708 मीटर, ठीक है, 2708 मीटर एंड इज नोटेड फॉर कमांडिंग अ व्यू ऑफ स्नो लाइन एंड एप्पल ऑर्चर्ड। निम्न में से कौन सा स्थान जो है 2708 मीटर की हाइट पर स्थित है और जो कि हिमरेखा एवं सेब के बागानों के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नारकंडा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नारकंडा कहाँ पे पड़ता है हमारा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शिमला से आई थिंक 60-65 किलोमीटर की इसकी दूरी है। यहीं से एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, दैट इज हाटू पीक। हाटू पीक कहाँ पे है? तो ये नारकंडा शिमला के अंदर लोकेटेड है। हाटू पीक कहाँ पे है? शिमला के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, आपने क्वेश्चन जो हमारा पहले का कमीशन था वो पूछता था क्वेश्चन, पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था राजगढ़ को। लेकिन नारकंडा के पास एक जगह है, नारकंडा में जगह है, दैट इज कोटगढ़। उसका नाम क्या है? कोटगढ़। कोटगढ़। कोटगढ़ किसके लिए फेमस है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, भारत का सेब का कटोरा। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दैट इज कोटगढ़। कहाँ पे है? नारकंडा के अंदर। और यहाँ पे देखिएगा हाइट दे रखी है मीटर की, समुद्र तल से इतनी हाइट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अभी कि एवरेज हाइट कितनी है हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से, दैट इज 350 मीटर से लेके 7000 मीटर के आसपास हिमाचल प्रदेश की हाइट है, एवरेज हाइट। कहाँ से? समुद्र तल से। और इसी से क्वेश्चन आता है कि जो ये हाइट है ये मेजर कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से तो समझ आ गया, लेकिन उसका कुछ एक पॉइंट होगा, तो ये हाइट मेजर होती है चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से जो है ये हाइट मेजर की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है फोर्स सर्वे करता रहता है हर साल। तो 2023 के अनुसार, 22-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दर क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है, देखिए जो बेरोजगारी दर काउंट होती है ये 15 साल से ऊपर काउंट होती है, 15 साल से ऊपर से काउंट होती है। और जो जब सिंपल बेरोजगारी दर की बात की जाए तो 15 साल से ऊपर जो है अंत तक जो हमारा एवरेज पीरियड है वहाँ तक इसको काउंट करते हैं, रिटायरमेंट पीरियड तक। तो उसकी जो बेरोजगारी दर है, अगर हम उस समय की बात करें 22-23 की, तो ये थी 4.4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4.3 के आसपास। कितनी? 4.3 के आसपास बेरोजगारी दर। लेकिन अगर हम
बात करें कि जो बेरोजगारी दर अभी है करंट टाइम में कितनी है हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दर, दैट इज़ 7.9%। ठीक है, जो करंट टाइम में है वो है 7.9%, और जो पहले की थी दैट इज़ 4.4%। और इसी के साथ साथ एक और आता है युवा बेरोजगारी। जो युवा बेरोजगारी है उसको काउंट किया जाता है 15 साल का जो यूथ है वहाँ से लेके 29 साल तक। ठीक है, 15 से 29 के साल के बीच में जो भी आता है उसको युवा काउंट करते हैं। और जो युवा बेरोजगारी दर थी पहले, जिस समय 22-23 की बात है, तो उस समय जो था ये 29.6% थी। और अभी की अगर हम बात करें, अभी की जो बेरोजगारी दर है, युवा बेरोजगारी दर है, दैट इज 33.9%, लगभग 34% है। जो कि नेशनल की जो भारत की एवरेज है, भारत की जो बेरोजगारी दर है, नेशनल एवरेज है यूथ की बेरोजगारी दर, वो 14 पॉइंट समथिंग है, 14.8 है आई थिंक। तो उससे डबल है। ठीक है, उससे डबल से भी ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश की यूथ की जो बेरोजगारी दर है। 15 से 29 साल के जो युवा है उनका जो बेरोजगारी डाटा है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने 2025 की आपको अभी करंट की बताई है, 7.8 बेरोजगारी दर। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मार्क द अर्थ मोस्ट एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट, सॉरी। तो ईस्ट में जो है यानी कि पूर्व सीमा को कौन सा जिला दर्शाता है, अगर हम हिमाचल प्रदेश के मैप की बात करें तो ईस्ट में जो है कौन सा जिला आता है, दैट इज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी दिशा की अगर हम बात करें तो पूर्वी दिशा में है किन्नौर। ठीक है, मैं इसका मैप में जो है अच्छे से एक बार आपको बताऊंगा। अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर में कौन सा जिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर में है आपका लाहौल स्पीति। साउथ से बात करें, साउथ में है आपका कौन सा, सिरमौर। और जो नॉर्थ है आपका, नॉर्थ में बेसिकली कंसिडर करते हैं ऊना को और कांगड़ा को। ठीक है, ऊना कांगड़ा। बाकी जो आपका चंबा है वो आपका उत्तर पश्चिम के बीच में आता है ऊपर। नेक्स्ट है, देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने 3 शिफ्टें जो है आपको सॉल्व कराई, तीनों शिफ्टों में आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है हिमाचल प्रदेश का, इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ही रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो टॉपिक है इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 से लेके 24-25 में हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से लेके 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है कितने % की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 9.6% की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले 2,34,782 थी हमारी पर कैपिटा इनकम, बाद में जो ये बढ़ के हो गई है 2,57,212। ठीक है, डाटा आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ परसेंटेज के बारे में पूछेगा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि पहले भंग न की जाए तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कल पूछा गया था कि टोटल जो एमएलए है वो कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, और कौन सी जो है विधानसभा का सिस्टम है, यानी कि विधान परिषद तो नहीं है हिमाचल के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी कि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कोई भी नॉमिनेटेड नहीं है। तो 68 एमएलए है टोटल। इसमें से मैंने आपको बताया था कि इसमें से 3 महिला एमएलए है। अगर वुमेन एमएलए की बात की जाए तो कितने हैं, वो 3 वुमेन एमएलए है हिमाचल प्रदेश में करंट टाइम में। और इसके अलावा कौन सा है, यूनिकैमरल है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। भारत के अंदर 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को भंग नहीं किया जाए तो इसका कार्यकाल होता है 5 साल, यानी कि कहीं अगर आपातकाल ना लग जाए, ठीक है, इमरजेंसी ना लग जाए और उससे पहले कुछ और गड़बड़ी ना हो, इसको जो है डिसमेंटल ना किया जाए, डिसॉल्व ना किया जाए विधानसभा को, तो ये 5 साल तक कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि एमएलए बनने के लिए, ठीक है, एमएलए बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कमेंट जो ऑप्शन दे देता हूँ, 18 साल, 21 साल, 25 साल या फिर 30 साल। ये आपके ऑप्शन रहे, कमेंट करके बताइएगा। अटल टनल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। मैंने तीनों शिफ्टों में एक क्वेश्चन अटल टनल से देखा है। अभी 16 दिसंबर के जो पेपर है उसमें देखेंगे कि इससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे भी एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने पूछा है तीनों में। आई थिंक जो एवरेज है उसको मतलब जो पेपर है उसको एवरेज बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हो। अटल टनल रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड लेह हाउ मेनी किलोमीटर। कितने किलोमीटर की जो दूरी है वो कम करती है अटल टनल लेह से लेकर मनाली तक, क्योंकि पहले घूम के जाना पड़ता था। दैट इज़ 46% किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि किन दोनों को जोड़ती है, कहाँ कहाँ से है, तो मनाली से लेह को जोड़ती है।
ठीक है, आपकी लाहौल स्पीति के बीच में है। अगर हम बात करें कि कितनी दूरी को जो है ये कम करती है, तो ये करती है 46 किलोमीटर की दूरी को कम। अटल टनल की लंबाई कितनी है, जो टनल है उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। और यहीं से पूछा जा सकता है कि कब इनॉग्रेट किया गया, इसको कब बनाया गया, तो 2020 में जो है इसको कमीशन किया गया। और इसके साथ साथ 4-5 घंटे की जो है इसमें अब दूरी कम हुई है। और इसकी हाइट अक्सर पूछी जाती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है पास कि कौन से दर्रे के अंदर है ये, तो ये लोकेटेड है रोहतांग पास के अंदर। कहाँ पे, जो हमारा रोहतांग दर्रा है उसके अंतर्गत लोकेटेड है, उससे थोड़ी नीचे है ये। और यहीं पे है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट के ऊपर ये बसी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के जिला प्रशासन में जिले का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो कौन होता है, डीसी होता है। लेकिन डीसी की यहाँ पे 2 फुल फॉर्म दे रखी है, डिविजनल कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर। तो दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी इसको हम बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है डिप्टी कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 1972 के बाद हिमाचल प्रदेश के जो जिले हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 1972 से लेके अभी तक हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, 12 जो है हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। तो 12 जिले हैं, तो 12 ही हमारे क्या है, डीसी भी है। लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कितने हैं, एसपी कितने हैं, ठीक है, तो 12 जिले हैं, 12 एसपी तो है ही है, प्लस इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा जिले बनाए गए हैं। एक है आपका बद्दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बद्दी जिला पुलिस, और इसके साथ है नूरपुर जिला पुलिस। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आया था आपके पुलिस के एग्जाम में भी, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा एक एक्स्ट्रा है जो है पुलिस जिला है, पुलिस मुख्यालय है। तो नूरपुर के अंदर है, एक बद्दी के अंदर बनता है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो एसपी है दैट इज 14। ठीक है, 14 एसपी जिले हैं जो कि आपके पुलिस जिला मुख्यालय हैं, और इसके अलावा जो आपके जिला प्रशासन के मुख्यालय हैं वो 12 है। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, मिंजर मेला किस हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के, तो ये मनाया जाता है चंबा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, चंबा के अंदर। और इसको इंटरनेशनल दर्जा मिला हुआ है। कब मनाया जाता है, तो जुलाई एंड में, अगस्त शुरू में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबा के चौगान में, चौगान ग्राउंड। ठीक है, चौगान का जो मैदान है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। कल हमने डिस्कस किया था ढालपुर मैदान। ढालपुर मैदान आपको याद है कि ढालपुर मैदान कहाँ पे है, ये है कुल्लू के अंदर। क्यों फेमस था, कुल्लू के दशहरे के लिए। कुल्लू का दशहरा कब से शुरू होता है, विजयदशमी के दिन। ठीक है, कल के पेपर में मैंने डिस्कस किया था कि जब इंडिया में दशहरा खत्म हो जाता है उस दिन से, जिस दिन दशमी होती है उस दिन से जो है कुल्लू का दशहरा स्टार्ट होता है। और उस कितने दिन तक चलता है, वो 7 दिन तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो चंबा के इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो मेले आपको याद करने हैं। फर्स्ट वन इज सूही मेला। सूही मेला, सूही जो मेला है ये कहाँ पे है, ये भी चंबा के अंदर लोकेटेड है। और सेकंड वन इज छतराड़ी देवी मेला। छतराड़ी मेला ये कहाँ पे है, ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको मणिमहेश का तो पता ही होगा। क्वेश्चन देखिएगा, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। चिलगोजा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पाइनस जो ग्राइडनिया है उससे मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पाइन ट्री है, चीड़ का पेड़ है, उसी से, चीड़ की प्रजाति है। हालांकि एक जो चीड़ है वो नॉर्मली सब जगह आपको देखने को मिलेगा, शिवालिक हिल्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन चीड़ की जो दूसरी प्रजाति है उसमें से ये आपको मिलेगा चिलगोजा। और ये मोस्टली आपको मिलेगा 2500 मीटर की जो हाइट है उससे ऊपर। कल हमने डिस्कस किया था एक और क्वेश्चन कि जो देवदार के वृक्ष है, जो देवदार के पेड़ है, वो 1500 से लेकर 2500 मीटर की जो हमारी हाइट है समुद्र तल से उसके एरिया में मिलेंगे। उससे ऊपर जो है देवदार के साथ साथ शुरू हो जाते हैं। ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो किन्नौर के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा जो है आपको चंबा में भी मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो किन्नौर के अंदर मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, बेटुला यूटिलिस। बेटुला यूटिलिस हिमालयन बर्च के नाम से इसको जाना जाता है। और एक और मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश के हो चाहे अदर हो, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। जो हिमाचल प्रदेश के पक्षी हो गए, आपके पशु हो गए, उनके जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद होने चाहिए। उनको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है यहाँ पे। बेतुला यूटिलिस की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किस वन क्षेत्र में पाया जाता है, तो वनों के प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं। जो सब अल्पाइन जोन है हमारा, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं हिंदी में भोजपत्र। क्या बोला जाता है इसको,
इसको बोला जाता है भोजपत्र। भोजपत्र जिसमें पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो शास्त्र वगैरह लिखते थे, इसके ऊपर लिखा जाता था। इसकी छाल का यूज़ किया जाता है, बेसिकली इस पेड़ की छाल का यूज़ किया जाता है। पत्थर लिखने में काफ़ी हल्का होता है और कुछ एक जगह पे जो है इसकी पतलें भी बनाई जाती है। तो ये भोजपत्र है, इसका एक तो साइंटिफिक नेम दे रखा है, ये भी आपको याद कर लेना है। और पूछा जाता है कि कौन से वन क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो हमारा अल्पाइन जोन है, सब अल्पाइन जोन है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इससे पहले जो क्वेश्चन थे ये इंडिया के HPGK के क्वेश्चन थे और 13 से 14 क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में HPGK के पूछे गए थे। अब इंडिया GK प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने जून 2025 में ध्रुवा नीति का जो है उसकी शुरुआत की थी? ध्रुवा जो है उसकी शुरुआत की थी। ध्रुवा जो है आपका डिजिटल हब फॉर रेफरेंस करके कुछ है, यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिएगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो हमारा डाक विभाग है उसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो करंट अफेयर 2024 अगस्त 2024 के भी पूछे गए हैं और 25 के भी पूछे गए हैं। 25 के जो है जहाँ तक मैंने देखा है सितंबर 2025 से पहले के पूछे गए हैं, लेकिन काफ़ी पुराने, 1 साल के, मिनिमम 1 साल के, ठीक है, मिनिमम 1 साल के तो पूछे ही गए हैं प्रीवियस के। बाकी उससे पुराने भी पूछे गए हैं, वो स्ट्रेटेजी का ही पार्ट बन जाते हैं अब। लेकिन ये जो करंट अफेयर हैं ये भी काफ़ी ओल्ड है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पुराने पूछे गए हैं इसमें, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो ये डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द इंडियन स्टेट सिक्किम? सिक्किम के साथ जो है कौन सा साझा नहीं करता अपनी सीमा? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बांग्लादेश की सीमा जो है वो सिक्किम के साथ नहीं लगती। यहाँ पे नेपाल भी अपनी सीमा साझी करता है, भूटान भी साझी करता है और तिब्बत भी साझी करता है। इस तरीके से जो है सिक्किम का मैप देखने को मिलेगा आपको। इसके राइट साइड में होगा भूटान, लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेपाल है, अपर साइड में बात करें तो अपर साइड में है इसकी क्या, तिब्बत, उसके ऊपर साइड है तिब्बत, और यहाँ पे जो है आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा नीचे। बांग्लादेश इसके साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता। नेक्स्ट देखिएगा, रोजगार के संदर्भ में राजकोषीय नीति जो फिजिकल पॉलिसी है हमारा, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट को लेके? तो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको फुल अचीव करना, यानी कि पूर्ण रोजगार को जो है उसको बढ़ावा देना और साथ में जो है नए रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनेगा। इसमें ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। निम्नलिखित देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता वस्तु उद्योग का उदाहरण है? कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का कौन सा एक उदाहरण है? तो कंज्यूमर गुड्स से क्या मतलब है आपका? कंज्यूमर गुड्स ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है। वैसे तो सारी इंडस्ट्री कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सेक्टर है, जैसे FMGC सेक्टर की बात करें हम, ठीक है, फार्मा सेक्टर की बात करें, फार्मा जो सेक्टर है दवाइयाँ बनाता है, दवाइयाँ क्या है हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए हमें किसी चीज़ की एड ऑन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना पड़े। जैसे ही फैक्ट्री से दवाई आई, हम जो है जैसे हमारे घर तक पहुँचे हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर गुड के अंदर आता है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील प्लांट, आयरन की जो प्रोडक्शन है वो कंपनियों में होती है, फैक्ट्री में होती है, लेकिन उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमारे को आयरन की नीड होती है ह्यूमन लाइफ में, लेकिन उसकी अगर हमारे को कुछ भी चीज़ बनानी है तो उसमें मॉडिफिकेशन। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, जो कपड़ा उद्योग है हमारा और गारमेंट उद्योग है, उसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कपड़े लाए डायरेक्ट पहन लिया। FMGC से अगर हम बात करें, साबुन सर्फ वगैरह, ठीक है, इनका डायरेक्ट यूज़ हो सकता है कंज्यूमर का। और सीमेंट फैक्ट्री की बात करें, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको जो है रखा गया है बेसिक इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सीमेंट का जो है सिंगल पर्पज़ नहीं है, इसको किसी और चीज़ के साथ ऐड ऑन करके ही यूज़ किया जा सकता है, डायरेक्ट इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1929 के बाद किस देश द्वारा जो है विदेशी पूंजी की वापसी से यूरोप की आर्थिक पुनर्बहाली प्रभावित हुई? तो जो यूरोप है उसकी पुनर्बहाली जो है वो प्रभावित हुई है किसकी? यूनाइटेड स्टेट की वजह से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1929 में यहाँ की जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, USA की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गई थी। तो इसकी बदौलत जो एक कर्ज देते थे यूरोप को या अन्य कंट्रीज़ को, इन्होंने वो देना बंद कर दिया और रोक दिया। उसकी वजह से जो है यहाँ पे यूरोप को काफ़ी नुकसान हुआ। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे पाषाणकृत यानी कि बहुत पुराना जो है लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। ये किस राज्य में है? ये है झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आपका स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट की बात करें यहाँ पे तो जो बंगाल का पुनर्जागरण मूवमेंट था इससे जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 उसमें भी इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई थी, तो उनके लिए भी इनको याद किया जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तीसरा क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा गया है राइट टू एजुकेशन से। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 किस संवैधानिक अनुच्छेद को लागू करता है? तो ये लागू करता है 21A को। लेकिन हमने पहले पढ़ा है कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 2002 में, उसमें इसको लागू किया गया। तो देखिए उसमें भी इसको लागू किया गया था, लेकिन इसको कंपलसरी कर दिया गया था। जो हमारा राइट टू एजुकेशन अधिनियम है 2019, ठीक है, इसी अधिनियम को जो अधिवेशन था इसी को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए, पूरी तरीके से लागू करने के लिए 2009 का जो अधिनियम है इसको पारित किया गया। 2010 में पूरे देश में लागू हो गया कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना कंपलसरी है और फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी है राज्यों को। राज्य जो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे और फ्री की जो है एजुकेशन वो देंगे। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A है। और 45 की हमने बात की है, किस में है? DPSP में है। यहीं से जो है इसका जो है इसको लिया गया है 21A को, यहीं से प्रभावित है ये। इसमें भी यही कहा गया है कि जो 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाना जो है वो अनिवार्य है। अगर हम बात करें 39 की, आर्टिकल 39, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है? इस आर्टिकल में कहा गया है वुमेन इज इक्वल टू मैन इज इक्वल टू वुमेन, ठीक है। यानी कि महिला का जो वेतन है और पुरुष का जो वेतन है सिंगल पोस्ट के लिए, सेम पोस्ट के लिए वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि एक महिला JIT लगती है प्लस एक जो है लड़का JIT लगता है, तो दोनों की जो सैलरी है सेम होनी चाहिए, ठीक है। उनकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, आर्टिकल 39 कहता है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा जो दिवस है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन बनेगा, भारत के पहले सिविल सर्विस जो थे वो कौन थे? फर्स्ट, अगर हम इंडियन फर्स्ट ICS की बात करें, दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये थे भारत के पहले जो कि सिविल सर्विस बने थे। अच्छा, फादर ऑफ सिविल सर्विस, इससे एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस था उसको फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। अगस्त 2024 में निवाहिका वेब पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया? निवाहिका जो वेब पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था NIT कलकत्ता द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की एक विशेषता है? 73वां संविधान संशोधन प्लस 74वां संविधान संशोधन 1992 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं पंचायती राज से। पंचायती राज सिस्टम प्लस आपकी जो नगर पालिका है, पंचायती राज और नगर पालिका से रिलेटेड कौन से दो जो है अमेंडमेंट है यानी कि अधिवेशन है, वो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। कब हुए थे? 1992 में हुए थे। जो 73 है ये पंचायतों से रिलेटेड है, 74 वाला नगरीय पालिकाओं से। तो 73वां संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम सभा एट ऑल लेवल, ठीक है, जो छोटा सा छोटा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है वो है हमारा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी जगह जो है ग्राम सभा होगी और इसी के तहत जो है एक त्रिस्तरीय सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज में। जो सबसे निचला है वो दैट इज़ ग्राम सभा, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आएगा आपका पंचायत समिति वगैरह, और उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है जिला परिषद। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित टीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन? ठीक है, ये लाइव वैक्सीन है रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन जो है एक लाइव वैक्सीन में काउंट किया। नेक्स्ट देखिएगा, विच सिटी होस्टेड द NATO समिट 2025 इन जून 2025? NATO की जो समिट है वो जून 2025 में कहाँ पे जो है कंडक्ट की गई? ये हेग में कंडक्ट की गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेग कहाँ पे है, कौन से देश के अंदर है? तो ये है नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, कोई अन्य एग्जाम हो, वहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड के अंदर ही है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? हेग में है, नीदरलैंड के अंदर। और इसका जो कार्यकाल होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जज होता है, इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका कार्यकाल होता है 9 साल का। ये भी आपने
याद करना है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब नेटो के बारे में देख लेते हैं। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल के अंदर है। बेसिकली नेटो क्या है, नेटो जो फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म है दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 32 देश है, इसमें 32 कंट्रीज है जिनका एक ग्रुप है जो कि अपने सैन्य कार्य है उनके, उनसे रिलेटेड जो है काम करते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्या इंडिया नेटो का सदस्य है, तो इंडिया जो है नेटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है इसका भाग नहीं है। ये क्वेश्चन थे, इसमें 10 से 11 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके के थे प्लस करंट अफेयर के थे। 13 क्वेश्चन जो थे वो एचपी जीके के पूछे गए थे। इसके अलावा इसमें एक इंग्लिश भी पूछी गई थी। इंग्लिश में मैं बता दूं आपको, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है कंप्रीहेंशन से पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसमें कंप्रीहेंशन से पूछे जा रहे हैं इंग्लिश के, और हिंदी भी थी इसमें, रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, और बाकी आपका सब्जेक्टिव फील्ड तो थी। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया 15 का जो फर्स्ट पेपर है वो डिस्कस कर लिया, सेकंड पेपर डिस्कस कर लिया, थर्ड डिस्कस कर लिया। अब जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैं 16 दिसंबर को जो आपके पेपर हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टों का एक सिंगल पेपर डिस्कस करूंगा। चाहे वीडियो जो है 1 या 1.5 घंटे की लंबी हो जाएगी। उसके बाद जो 17 को आपका एग्जाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के जो है एक वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी पीडीएफ, पूरे पेपरों की पीडीएफ आज शाम तक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपने पुराने जो वीडियोस है वो लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट अलग से मैंने टीजीटी मेडिकल के नाम से बना दी है। वहाँ पे आप जाके पुराने जितने पेपर हुए हैं डिजिटल के, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका पार्ट मैंने करवा दिया है, वो आप उसको देख सकते हैं। उसी में जो आपको 16 तारीख के जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और जो थर्ड शिफ्ट हुई है उनका भी आपको वहाँ को देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की, सिंगल डे एग्ज़ाम हो गया आपका, या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर वाइज हो गया आपके, बी ग्रेड के एग्जाम हो गए, उनकी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ ऑथेंटिक जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।